शोभा अपने बेटे विवेक की दुल्हन मानवी का परिचय घर के बुजुर्गों और मेहमानों से करवा रही थी। बारात को लौटे लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। मानवी सबके पैर छूती, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते, वह आशीर्वाद स्वरूप कुछ भेंट देते। मानवी भेंट लेती और आगे बढ़ जाती। अमर का परिचय करवाते हुए शोभा ने जब मानवी से कहा, ये नंदिनी के पति और तुम्हारे नंदोई हैं, तो एकाएक उसकी निगाह अमर पर उठ गई। अमर से निगाह मिलते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी छूट गई। अमर उसका पहला प्यार था, लेकिन अब नंदिनी का पति। जिंदगी कभी उसे ऐसा खेल भी खिलाएगी? मानवी सोचती रह गई थी। अंतर्द्वंद के भंवर में फंसी वह निश्चय नहीं कर पाई कि अमर के पैर छुए या नहीं। अपने मन के भाव को छिपाने का प्रयास करते हुए उसने बड़े संकोच से उसके पैरों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। अमर भी उसे अपने साले की पत्नी के रूप में देखकर हैरान था। वह भी नहीं चाहता था कि मानवी उसके पैर छुए। मानवी के हाथ अपने पैरों की ओर बढ़ते देखकर वो पीछे खिसक गया। खिसकते हुए उसने मानवी के समक्ष अपने हाथ जोड़ दिए। प्रत्युत्तर में मानवी ने भी वही किया। दोनों के बीच उत्पन्न एक अनचाही स्थिति सहज ही टल गई। अमर को देखते ही मानवी के मन का चैन लुट गया था। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें भुलाने को जी चाहता है। वे पल यदि जीवित रहे तो ताजे घाव सा दर्द देते हैं। ठीक वही दर्द वह इस समय महसूस कर रही थी। सुहाग सैया पर अकेली बैठी वह अतीत में खो गई। मामा की लड़की प्रिया की शादी में पहली बार उसकी मुलाकात अमर से हुई थी। मामा इंदौर में रहते हैं, पेशे से वकील हैं, गली सीताराम में पुश्तैनी हवेली के मालिक हैं। 3 मंजिला हवेली की निचली मंजिल में बड़े हॉल से सटे 5 कमरे हैं। मुख्य द्वार से सटे एक बड़े कमरे में उनका ऑफिस चलता है। बाकी कमरे खाली पड़े रहते हैं। बीच की मंजिल में 12 कमरे हैं, जिनमें उनका 4 प्राणियों का परिवार रहता है। नानी, वे स्वयं, मामी और प्रिया बेटा महेंद्र भोपाल में सर्विस में है। ऊपरी मंजिल में 6 कमरे हैं, लेकिन सभी खाली हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ शादी अटेंड करने आई थी। पापा 2 दिन बाद आने वाले थे। मेहमानों को रिसीव करने के लिए मामा मामी और उनके परिवार के कुछ सदस्य दरवाजे पर खड़े थे। हवेली में घुसते हुए अचानक मेरे पैर लड़खड़ा गए थे। इससे पहले कि मैं गिरती, मामी के पास खड़े अमर ने मुझे संभाल लिया था। वह पहला क्षण था जब मेरी निगाहें अमर से टकराई थी। प्रेम बरसात में उफनती नदियों की तरह पानी बड़े वेग से आता है। उस क्षण भी यही हुआ था। हम दोनों ने उस वेग का एहसास किया था। उसके बाद शादी के दौरान ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब हमारी नज़रें एक दूसरे से हटी हो। अमर सा सुंदर और आकर्षक जवान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं मानूं या ना मानूं, पर सत्य कभी नहीं बदला जा सकता। कोई जब हमारी कल्पना से मिलने जुलने लगता है तो हम उसे चाहने लगते हैं, उसकी नज़दीकियाँ पाने की कोशिश में लग जाते हैं। उस समय मेरा भी यही हाल था। मैं अमर की नज़दीकियाँ हर कीमत पर पा लेना चाहती थी। मामा द्वारा प्रिया की शादी हवेली से करने का फैसला हमारे लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ था। इतनी विशाल हवेली में किसी को पुकार कर बुला लेना या ढूंढ पाना दूभर था। प्रिया की सगाई वाले दिन सारी गहमा गहमी निचली और पहली मंजिल तक ही सीमित थी। अमर ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब मुझे आँख के इशारे से अपने पास बुलाया तो ना जाने क्यों चाह कर भी मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई थी। सम्मोहन में बंधी सबकी नज़रों से बचती बचाती मैं भी सीढ़ियों पर उसके पीछे पीछे चढ़ती चली गई थी। थोड़े समय में ही हम ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर थे। एकाएक उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अपने शरीर पर उसके हाथों का दबाव बढ़ते देखकर मैंने ना चाहते हुए उससे कहा था, छोड़ो मुझे, कोई ऊपर आ गया तो। पर वह कहाँ सुनने वाला था और मैं भी कहाँ उसके बंधन से मुक्त होना चाह रही थी। मैंने अपनी बाहों का दबाव उसके शरीर पर बढ़ा दिया था। ना जाने कितनी देर हम दोनों उसी स्थिति में आनंदित होते रहे थे। लौटकर सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। अमर की बाहों का बंधन मेरे मन मस्तिष्क से हटाए भी नहीं हटा था। अगली रात ऊपरी मंजिल का एक कमरा हमारे शारीरिक संगम का गवाह बना था। अमर और मैं एक दूसरे में समाते चले गए थे। मैं और अमर अब एक हो चुके थे। उन क्षणों ने मेरी ज़िंदगी ही बदल डाली थी। शादी के बाद हम बिछड़े जरूर थे,
पर इंटरनेट हमारे मिलन का एक माध्यम बना रहा था। हम घंटों चैट करते थे, एक दूसरे की समीपता पाने को तरसते रहते थे। हम निश्चय कर चुके थे कि हम शीघ्र ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तभी एक दिन मैंने पापा को मम्मी से कहते हुए सुना था, मानवी के लिए मैंने एक सुयोग्य वर तलाश लिया है। लड़का सफल बिजनेसमैन है, पिता का अलग बिजनेस है। लड़के के पिता का कहना है कि वे अपनी लड़की की शादी पहले करना चाहते हैं, उसकी शादी होते ही वे बेटे की शादी कर देंगे। तब तक हमारी मानवी भी एमए कर चुकी होगी। मम्मी तो पापा की बात सुनकर खुश हुई थी, पर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसी शाम अमर से चैट करते हुए मैंने उसे साफ शब्दों में कहा था, अमर, या तो तुम यहाँ आकर पापा से मेरा हाथ मांग लो, या फिर मैं पापा को स्थिति स्पष्ट करके उन्हें तुम्हारे पापा से मिलने के लिए भेज देती हूँ। अमर ने कहा था, तुम चिंता मत करो, ये परेशानी अब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दो। उसने मुझे आश्वस्त किया था। उसके बाद अमर ने चैट करना कम कर दिया था। फिर धीरे धीरे मेरे और अमर के बीच दूरियों की खाई इतनी बढ़ती चली गई कि भरी नहीं जा सकी। अमर ने मुझसे अपना कांटेक्ट ही तोड़ लिया था, पर बस मुझे पापा की इच्छा के समक्ष झुकना पड़ा था। सुहाग कक्ष का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ मेरी तंद्रा टूट गई। विवेक सुहाग सैया पर आकर बैठ गए। परेशान हो? उन्होंने सवाल किया। अपने मन के भाव को छिपाते हुए मैंने सहज होने की कोशिश की। नहीं तो, मैंने जवाब दिया। मानवी मुझे अपनी बाहों में भरते हुए विवेक बोले, मैं इस पल को समझता हूँ, तुम्हें घर वालों की याद आ रही होगी, पर एक बात मेरी भी सच मानो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूँगा कि बीती ज़िंदगी की हर याद मिट जाएगी। मेरे मन के कोने में हमसफ़र की एक छवि अंकित थी। विवेक का व्यक्तित्व ठीक उस छवि से मिलता था, इसलिए मैं विवेक को पाकर धन्य हो गई थी। ऐसे में हर पल मेरा मन ये कहने लगा था कि विवेक जैसे सीधे सच्चे इंसान से कुछ भी छिपाना ठीक नहीं होगा। संभव है भविष्य में मेरे और अमर के रिश्तों का पता चलने पर विवेक इन्हें क्रिस्प कर ले। तब पता नहीं हमारी विवाहित जिंदगी का क्या हश्र हो। मैं उस समय कोई भी कुठाराघात नहीं सह पाऊंगी। मुझे आत्मियों की प्रताड़ना अधिक कष्टकर प्रतीत होती है। पर जब जब मैंने विवेक को सच बताने का हिम्मत किया, मेरा अपना मन मुझे ही दगा दे गया। बात जबान पर नहीं आई। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि हम महीने भर का हनीमून ट्रिप करके यूरोप से लौट भी आए। हनीमून के दौरान विवेक ने मेरी उदासी को कई बार नोटिस किया था। उदासी का कारण भी जानना चाहा, पर मैं द्वंद्व में फंसी विवेक को कुछ भी नहीं बता पाई। उसे अपने प्यार में उलझाकर मैंने हर बार बातों का रुख ही बदल दिया था। हनीमून से लौटते ही विवेक 2 महीने के बिजनेस टूर पर फ्रांस और जर्मनी चले गए। सासू माँ ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वे नहीं रुके। अमर और नंदिनी को उन्होंने ज़रूर रोक लिया। उन्होंने अमर से कहा, नंदिनी को तो मैं अभी महीने 2 महीने और आपके पास नहीं भेजूंगी। मानवी घर में नई है, उसका मन बहलाने के लिए कोई तो उसका हम उम्र चाहिए। वैसे आप भी यहीं से अपना बिजनेस संभाल सके तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। कम से कम मानवी को 2 हम उम्र साथी तो मिल जाएंगे। अमर थोड़ी नानुकुर के बाद रुक गया। मैं समझ चुकी थी कि उसके रुकने का आशय क्या है। वह मुझे फिर से पाने का प्रयास करना चाहता है। मैं तभी से सतर्क हो गई थी। उसने पहले कुछ दिन तो मुझसे दूरियां बनाए रखी। फिर एक दिन जब सासू माँ नंदिनी के साथ उसके लिए कपड़े और गहने खरीदने बाजार गई, तो अमर मेरे कमरे में चला आया। वह अति प्रसन्न था, ठीक उस शिकारी की तरह जिसके हाथों एक बड़ा सा शिकार आ गया हो। मेरे करीब आते ही उसने कहा, हाय मानवी, व्हाट अ सरप्राइज, वी आर बैक अगेन। अब हम फिर से एक हो सकते हैं। कम ऑन बेबी। अमर ने कहते हुए अपने हाथ मुझे बाहों में भरने के लिए बढ़ा दिए। मेरे सामने अब मेरा संसार था। प्यारा सा पति था, उसका परिवार था। अमर के शब्द मुझे पीड़ा देने लगे। उसके दुस्साहस पर मुझे क्रोध आने लगा। ना जाने उसने मुझे क्या समझ लिया था, अपनी बपौती या बिकाऊ स्त्री।
मैं उस पर चिंगाड़ पड़ी। अमर, यहाँ से चले जाओ वरना। गुस्से में मेरे शब्द ही टूट गए। वरना क्या? मैं तुम्हारी करतूत का भांडा फोड़ कर दूंगी। उससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम कहीं की नहीं रहोगी मानवी। तुम्हारा भला अब सिर्फ इसी में है कि मैं जैसा कहूँ तुम करती जाओ। ये कभी नहीं होगा। गुस्से में मैंने टेबल पर रखा वास उठा लिया। मेरे गुस्से की पराकाष्ठा का अंदाज़ा लगाते हुए उसने मेरे सामने कुछ फ़ोटो पटक दिए और बोला, ये मेरे और तुम्हारे कुछ फ़ोटो हैं जो तुम्हारे विवाहित जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। यदि अपनी शादी बचाना चाहती हो तो कल शाम 7 बजे होटल सनशाइन में चली आना। मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अमर तेजी से मुझ पर एक विजयी मुस्कान उछालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब मेरा क्रोध पस्त हो गया था। उसके जाते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे अपना विवाहित जीवन तार तार होता हुआ लगा। अमर ने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली थी, बेशुमार आंसू दे डाले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, कैसे अमर से छुटकारा पाऊं। मेरी एक जरा सी नादानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था, पर मैंने ये निश्चय अवश्य कर लिया था कि ये मेरी लड़ाई है, मुझे ही लड़नी है। मैं किसी और को बीच में नहीं लाऊंगी। कैसे लड़ूंगी, यही सोच सोच कर सारी रात मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रही थी। सवेरे उठी तो लग रहा था कि तनाव से दिमाग किसी भी समय फट जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में कई बार इंसान विचलित हो जाता है और घबराकर कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है। मुझे यही डर था कि मैं कहीं कुछ गलत कर ना बैठूं। दिन यूं ही गुजर गया। शाम के 5 बजते ही अमर घर से निकल गया। जाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब तक मैं भी यही निश्चय कर चुकी थी कि आज अमर से मेरी आर पार की लड़ाई होगी, अंजाम चाहे जो भी हो। मैं जब होटल पहुंची तो अमर बड़ी बेताबी से मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही बड़ी अक्कड़ से बोला, हाय डियर, आखिर जीता मैं ही। अगर सीधी तरह मेरी बात मान लेती तो मैं तुम्हें परेशान क्यों करता। अमर, मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मैं बड़ी मुश्किल से अपनों की इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आओ और जैसे चाहो मेरे शरीर को नोच डालो, मैं उफ तक नहीं करूँगी। अचानक मेरे इस व्यवहार को देखकर अमर चकित रह गया। उसने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। विचारों के बवंडर ने संभवतः उसे विवेक शून्य कर दिया। अब वह उससे क्या कहे, कुछ नहीं सूझा। घबराते हुए उसने मुझसे पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जहर की बोतल, मैंने जवाब दिया। तुम्हें तृप्त करके इसे पी लूँगी। सारा किस्सा एक बार में ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरा क्या होगा? चाहो तो तुम भी इसे पी सकते हो। हमारा प्यार भी अमर हो जाएगा और हम भी। तभी मैंने देखा उसे अपनी आशाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आया था। उसके चेहरे से पसीना चूने लगा था। फिर उसके पैर मुझसे कुछ दूर हुए और दूर होते होते कमरे से बाहर हो गए। सवेरे जब नींद टूटी तो मैंने देखा कि अमर कहीं बाहर जा रहा था। सासू माँ और नंदिनी उसके पास दरवाजे पर खड़ी थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही नंदिनी ने मुझे बताया कि आज अमर की एक ज़रूरी मीटिंग है। उसे 10 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है। सच क्या था वह केवल अमर जानता था या मैं। अमर ने जाते समय मुझे देखा तक नहीं, पर मैं उसे जाते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैं अब विवेक के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है एहसास। आज ऑफिस में मैं बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर सका था। इस कारण बॉस से तो कई बार डांट खानी ही पड़ी ही, सहयोगियों के साथ भी झड़प हो गई थी। आखिर में तंग आकर मैंने ऑफिस से 1 घंटा पहले जाने की अनुमति बॉस से मांगी। उन्होंने तीखे शब्दों में मुझसे कहा, रोहन, आज सारा दिन तुमने कोई भी काम ढंग से नहीं किया है। मुझे छोटी छोटी बातों पर किसी को डांटना अच्छा नहीं लगता। मुझे उम्मीद है कि कल तुम्हारा चेहरा मुझे यूँ लटका हुआ नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिखेगा सर। ऐसा वादा करके मैं उनके कक्ष से बाहर आ गया। ऑफिस से निकलकर मैं मोटरसाइकिल से बाजार जाने को निकल पड़ा।
मुझे अपनी पत्नी निहारिका के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना था। हमारी शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। वह मेरे सुख व खुशियों का बहुत ध्यान रखती है। मेरी पसंद पूछे बिना मजाल है कि वह कोई काम कर ले। पिछले गुरुवार को उसका यही प्यार भरा व्यवहार मुझे ऐसा खला कि मैंने उसे शादी के बाद पहली बार बहुत ज़ोर से डांट दिया था। उस दिन हमें अमर की शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में जाना था। जगह जगह ट्रैफिक जाम मिलने के कारण मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में पहले ही देर हो गई थी। ऊपर से ये देखकर मेरा गुस्सा बढ़ने लगा कि निहारिका समय से तैयार होना शुरू करने के बजाय मेरे घर पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी। इनमें से मैं कौन सी साड़ी पहनूं, ये तो बता दो। आदत के अनुरूप उसने इस मामले में भी मेरी पसंद जाननी चाहिए थी। रेड साड़ी पहन लो। अपना व उसका मूड खराब करने से बचने के लिए मैंने अपनी आवाज़ में गुस्से के भाव पैदा नहीं होने दिए थे। मुझे लग रहा है कि मैंने इसे तब भी पहना था जब हम अमर के घर पहली बार डिनर करने गए थे। तो कोई दूसरी साड़ी पहन लो। आप प्लीज़ बताओ ना कि कौन सी पहनूं। इस बार मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं उस पर जोर से चिल्ला उठा। यार, तुम जल्दी तैयार होने के बजाय फालतू की बातें करने में समय बर्बाद क्यों कर रही हो? हर काम करने से पहले मेरी जान खाने के बजाय तुम अपने आप फैसला क्यों नहीं करती कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए? मुझे ऐसा बचकाना व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पार्टी में पहुंचकर उसका मूड पूरी तरह से ठीक हो गया, पर मेरा मूड उसके चिपकू व्यवहार के कारण खराब बना रहा। अमर मेरा कॉलेज का दोस्त है। उस पार्टी में शामिल होने कॉलेज के और भी बहुत से दोस्त आए थे। मैं कुछ समय अपने इन पुराने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था, पर निहारिका मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर के लिए जब वह फ्रेश होने गई, तब मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया था। मेरे दोस्त मौका नहीं चूके और निहारिका का चिपकू व्यवहार मेरी खिंचाई का कारण बन गया था। मुंहफट सुमित ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कह भी दिया, अबे रोहन, ऐसा लगता है कि तूने तो किसी थानेदारनी के साथ शादी कर ली है। निहारिका भाभी तो तुझे बिल्कुल पर्सनल स्पेस नहीं देती है। शायद रोहन शादी के बाद भी हर सुंदर लड़की के साथ इश्क लड़ाने को उतावला रहता होगा, तभी भाभी इसकी इतनी जबरदस्त चौकीदारी करती है। कुंवारे नीरज के इस मजाक पर सभी दोस्तों ने एक साथ ठहाका लगाया था। अपने मन की खींच को काबू में रखते हुए मैंने जवाब दिया, वो थानेदारनी नहीं बल्कि बहुत डिवोटेड वाइफ है। तुम सब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितनी केयरिंग है और घर संभालने में कितनी कुशल है। अपना यार तो बेड़ियों को ही आभूषण समझने लगा है। नीरज के इस मजाक पर जब दोस्तों ने एक और जोरदार ठहाका लगाया तो मैं मन ही मन निहारिका से चिढ़ उठा था। पार्टी में हमारे साथ पढ़ी सीमा भी मौजूद थी। वह कुछ दिनों के लिए मुंबई से यहाँ मायके में अकेली रहने आई थी। पति के साथ ना होने के कारण वह खूब खुलकर कॉलेज के पुराने दोस्तों से हंस बोल रही थी। मेरे मन में उसके ऊपर डोरे डालने जैसा कोई खोट नहीं था, पर कुछ देर उसके साथ हल्के फुल्के अंदाज में फ्लर्ट करने का मज़ा मैं जरूर लेना चाहता था। निहारिका के हर समय चिपके रहने के कारण मैं उसके साथ कुछ देर भी मस्ती भरी गपशप नहीं कर सका। अपने सारे दोस्तों को उसके साथ खूब ठहाके लगाते देख मेरा मन खिन्न हो उठा। मुझे थोड़ा सा भी समय अपने ढंग से जीने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरे मन में इस शिकायत की जड़ें पल पल मजबूत होती चली गई थी। मैं खराब मूड के साथ पार्टी से घर लौटा था। मेरे माथे पर खिंची तनाव की रेखाएं देखकर निहारिका ने मुझसे पूछा, क्या सिर में दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे भयंकर सिर दर्द हो रहा है, पर तुम सिर दबाने की बात मुंह से निकालना भी मत। मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया। मैं सिर दबा दूंगी तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरी रुखाई देखकर उसका चेहरा फौरन उतर सा गया था। मुझे सिर दर्द जल्दी ठीक नहीं करना है। अब तुम मेरा सिर खाना बंद करो, क्योंकि मैं कुछ देर शांति से अकेले बैठना चाहता हूँ। मुझे खुशी व सुकून से जीने के लिए पर्सनल स्पेस चाहिए। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी उतना अच्छा रहेगा। मैं उसके ऊपर जोर से गुर्राया तो वह आंसू बहाती हुई मेरे सामने से हट गई थी। अगले दिन मैंने उसके साथ ढंग से बात नहीं की। वह रात को मुझसे लिपट कर सोने लगी तो मैंने उसे दूर ढकेला और करवट बदल ली। मुझे उसका अपने साथ चिपक कर रहना फिलहाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन शनिवार की सुबह मैं जब ऑफिस जाने को घर से निकलने लगा, तब उसने मुझसे दुखी व उदास लहजे में कहा था, आपस का प्यार बढ़ाने के लिए पर्सनल स्पेस की नहीं
बल्कि प्यार भरे साथ की ज़रूरत होती है। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि आपके साथ मैं कितना भी हँस बोल लूँ पर मेरा मन नहीं भरता। आज अपने भाई के साथ मैं कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही हूँ। मेरी अनुपस्थिति में आप जी भरकर पर्सनल स्पेस का मज़ा ले लेना। मैंने उसे रुकने के लिए एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि मैं सचमुच कुछ दिनों के लिए अपने ढंग से अकेले जीना चाहता था। निहारिका से मिली आज़ादी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने उस दिन ऑफिस ख़त्म होने के बाद अपने दोस्त नीरज को फ़ोन किया। उसने फ़ौरन मुझे अपने घर आने की दावत दे दी, क्योंकि वह मुफ्त की शराब पीने को हमेशा ही तैयार रहता था। हम दोनों ने उसके ड्राइंग रूम में बैठकर शराब पी। हमारी महफिल सजने के कारण उसकी पत्नी सुनीता का मूड खराब नज़र आ रहा था, पर हम दोनों ने अपनी मस्ती के चलते इस बात की फिक्र नहीं की। शराब खत्म हो जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा दोस्त बदल चुका था। नीरज ने सुनीता के डर के कारण मुझे डिनर कराए बिना ही घर से विदा कर दिया। मैंने बाहर से बर्गर खाया और घर लौटकर नीरज को मन ही मन ढेर सारी गालियां देता पलंग पर ढेर हो गया। पार्टी के दिन सीमा से खुलकर हंसी मजाक ना कर पाने की बात अभी भी मेरे मन में अटकी हुई थी। इतवार की सुबह मैंने अमर से उसका फ़ोन नंबर लेकर उसके साथ लंच करने का कार्यक्रम बना लिया। हम 12 बजे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मिले। पहले मैंने उसे बढ़िया लंच कराया और फिर हम बाज़ार में घूमने लगे। उसकी खनकती हंसी और बातें करने का दिलकश अंदाज लगातार मेरे मन को गुदगुदाए जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, क्या हम मैटनी शो देखने चले? नहीं, उसने अपनी आंखों में शरारत भरकर जवाब दिया। क्यों मना कर रही हो? मैंने हंसते हुए पूछा। हॉल के अंधेरे में तुम अपने को काबू में नहीं रख पाओगे। मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल शरीफ बच्चा बनकर फिल्म देखूंगा। सॉरी रोहन, शादी के बाद तुम्हें निहारिका के प्रति वफादार रहना चाहिए। उसका यह वाक्य मेरे मन को बुरी तरह चुभ गया। मैंने उससे चिढ़कर पूछा, क्या तुम अपने पति के प्रति वफादार हो? मैं उनके प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ। उसका इतरा कर यह जवाब देना मेरी चिढ़ को और ज़्यादा बढ़ा गया। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं ज़रा सी भी कोशिश करूँ तो तुम मेरे साथ सोने को राज़ी हो जाओगी? शट अप! उसने मुझे चिढ़कर डांटा तो मैं उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंस पड़ा था। मेरे खराब व्यवहार के लिए उसने मुझे माफ़ नहीं किया और कुछ मिनट बाद ज़रूरी काम होने का बहाना बनाकर चली गई। मुझे उसके चले जाने का अफसोस तो नहीं हुआ, पर मन अजीब सी उदासी का शिकार ज़रूर हो गया। मैंने अकेले ही फिल्म देखी और बाद में ढेर रात तक बाजार में अकारण घूमता रहा। उस रात भी मैं ढंग से सो नहीं सका, क्योंकि निहारिका की याद बहुत सता रही थी। बार बार उससे फ़ोन पर बातें करने की इच्छा हो रही थी, पर उसके साथ गलत व्यवहार करने के अपराध बोध ने ऐसा नहीं करने दिया। सोमवार को ऑफिस में दिन गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। काम में मन न लगने के कारण बॉस से कई बार डांट खाई। जब वहाँ रुकना बेहद कठिन हो गया तो बॉस से इजाज़त लेकर मैं घंटा भर पहले ऑफिस से बाहर आ गया था। ऑफिस से निकलने के घंटे भर बाद मैंने निहारिका को फ़ोन करके उलाहना दिया। तुम इतनी ज़्यादा निर्मोही कैसे हो गई हो? आज दिन भर फ़ोन करके मेरा हाल चाल क्यों नहीं पूछा? मैं तो आपकी नाराज़गी व डांट के डर से फ़ोन नहीं किया। उसकी आवाज़ का कंपन बता रहा था कि मेरी आवाज़ सुनकर वह भावुक हो उठी थी। तुम्हारा फ़ोन आने से मैं नाराज़ क्यों होऊंगा? मैं फ़ोन करती तो आप ज़रूर डांट कर कहते कि मैं मायके में रहकर भी आपको चैन से जीने नहीं दे रही हूँ। मैं पागल हूँ जो तुम्हें अकारण डांटूंगा। मुझे लगता है कि मायके पहुँचकर तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं आया। जिसके अंदर मेरी जान बसती है उसका ध्यान मुझे कैसे नहीं आएगा? तो वापस कब आओगी? आप आज लेने आ जाओगे तो आज ही साथ चल लूँगी। मैं तो आ गया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है पगली? क्या बार बार घंटी आप बजा रहे हो? दरवाज़ा खोलकर देख लो ना मेरी जान। मैं अभी आई। उसकी उतावलेपन व खुशी से भरी आवाज़ सुनकर मैं ज़ोर से हंस पड़ा था। दरवाज़ा खोलकर जब निहारिका ने मुझे फूलों का बहुत सुंदर सा गुलदस्ता हाथ में लिए खड़ा देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अपना उपहार स्वीकार करने के बाद वह मेरी छाती से लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगी। मुझे इस समय उसकी बात ध्यान आ रही थी जो उसने मायके आने से पहले कही थी। आपस का प्यार बढ़ाने के लिए पर्सनल स्पेस की नहीं, बल्कि प्यार भरे साथ की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि आपके साथ मैं कितना भी हंस बोल लूँ पर मेरा मन नहीं भरता।
मैंने उसका माथा चूमकर भावुक लहजे में कहा, मेरी समझ में ये आ गया है कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की किसी के पास फुर्सत नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी में पर्सनल स्पेस नहीं बल्कि तुम्हारा प्यार भरा साथ चाहिए। भविष्य में मेरी बातों का बुरा मानकर फिर कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी। अपनी मम्मी की उपस्थिति की परवाह न करते हुए उसने मेरे माथे पर छोटा सा चुंबन अंकित किया और फिर शर्मा भी गई। उसने कुछ देर बाद ही मेरे साथ सटकर बैठते हुए ढेर सारे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मुझे उसके सवालों का जवाब देने में अब कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। उससे दूर रहने के मेरे अनुभव इतने घटिया रहे थे कि मेरे सिर से पर्सनल स्पेस में जीने का भूत पूरी तरह से उतर गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।